ये रहा वीडियो। नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं दारुण। 5 दिन बीत गए लेकिन हिस्ट्री शीटर अपराधी विकास दुबे का पता नहीं चला। एक डीएसपी समेत 8 पुलिस वालों को घेर कर मारने वाला एक अपराधी। यूपी पुलिस इसको लेकर कितनी सख्त है, इसका अंदाजा आप सबको होता जा रहा है। कानपुर के पुलिस हत्याकांड को 5 दिन हो चुके हैं। दिन इसलिए गिना रहे हैं क्योंकि 8 पुलिस वालों की जान लेने वाला गैंगस्टर विकास दुबे अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। यूपी पुलिस की उपलब्धि में अब तक कुल जमा विकास के 3-4 सहयोगियों की गिरफ्तारी और 1 का एनकाउंटर है। एसटीएफ समेत यूपी पुलिस की 40 टीमें विकास दुबे को तलाशने में लगी हैं, लेकिन अब तक पुलिस उसकी परछाई तक भी नहीं पहुंच पाई। यूपी के गृह विभाग ने एक नया आदेश निकालकर विकास दुबे की सूचना देने वालों के लिए इनाम की राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। ये 5 लाख का मेरी जानकारी में तीसरा बदमाश है। इससे पहले श्री प्रकाश शुक्ल और ददुआ, एक गैंगस्टर और एक डकैत, उनके ऊपर इतना बड़ा इनाम था, लेकिन ये तरीके फिलहाल पुलिस के कोई काम आते दिख नहीं रहे। विकास दुबे कहाँ हो सकता है? पुलिस की भाषा में कहें तो इसकी सिर्फ लीड मिल रही है। 6 जुलाई की शाम पुलिस को एक बड़ी लीड मिली कि विकास दिल्ली मथुरा हाईवे के एक होटल में छिपा है। ये होटल फरीदाबाद के बड़खल चौक पर है, लेकिन 7 जुलाई की रात को जब फरीदाबाद पुलिस ने होटल पर छापा मारा तो विकास दुबे वहां से निकल चुका था। अंदेशा किए उसे पुलिस रेड की पहले से भनक लग गई थी। आज एसटीएफ की टीम भी फरीदाबाद पहुंची। अब शक जताया जा रहा है कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में ही कहीं छिपा है। इसके बाद पड़ोस के गुरुग्राम की पुलिस को भी चौकन्ना रहने को कहा गया है। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर के राव ने ऑडियो जारी कर बॉर्डर एरिया पुलिस को एहतियात बरतने के आदेश दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि 3 जुलाई वाली घटना के बाद से यूपी पुलिस ने नाकेबंदी कर दी थी, तो विकास दुबे हरियाणा के फरीदाबाद कैसे पहुंचा? पुलिस सूत्रों से आई खबरों के मुताबिक एनकाउंटर वाली रात विकास दुबे खेतों के रास्ते से भागा था। शुरुआती 5 किलोमीटर का सफर उसने साइकिल से तय किया। फिर पुलिस से बचते हुए बिकरू गांव से वो करीब 5 किलोमीटर दूर शिवली कस्बे पहुंचा। वहां किसी परिचित से बाइक ली और उसके बाद अपना फोन बंद कर लिया। सूत्रों के मुताबिक विकास की पत्नी ऋचा दुबे एनकाउंटर की रात लखनऊ के कृष्णा नगर में अपने घर में थी। वो भी रात 2 बजे ही भाग निकली। उसकी आखिरी लोकेशन चंदौली मिली। पुलिस ने उसकी तलाश में पोस्टर लगवाए। विकास दुबे के करीबी सूत्रों से पूछताछ में पता चला है कि उसके घर पे बाहर सीसीटीवी लगे थे, जिनसे लाइव फीड विकास और उसकी पत्नी के फोन पर देखी जा सकती थी। अंदेशा है कि उसने अपने फोन पर पूरा एनकाउंटर देखा था। इसके अलावा आज लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ऋचा दुबे के नाम उसके लखनऊ वाले घर की पूरी डिटेल्स मांगने के लिए एक नोटिस भी भेजा है। विकास दुबे के हरियाणा पहुंचने की कहानी पर लौटते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक विकास प्रभात नाम के एक आदमी के साथ कानपुर से फरीदाबाद आया था। फरीदाबाद के सेक्टर 87 में कुछ देर के लिए अपने एक रिश्तेदार के घर रुका। उसके बाद होटल में रुकने का प्लान बनाया, लेकिन पुलिस की रेड से पहले ही वहां से फरार हो गया। पुलिस ने फरीदाबाद में विकास दुबे के रिश्तेदार अंकुर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 4 पिस्टल भी बरामद हुई हैं। दोनों से फरीदाबाद की पुलिस और एसटीएफ यूपी की पूछताछ कर रही है। अब आते हैं विकास दुबे के सहयोगियों पर। ये लिस्ट देखिए, इसमें कुल 16 लोगों की तस्वीरें हैं। ऊपर लिखा है वांछित अपराधी विकास दुबे के सहयोगी। यूपी पुलिस ने कल ही ये लिस्ट जारी की थी, जिसमें पहली तस्वीर है अमन दुबे की। अमन दुबे को विकास दुबे का दाहिना हाथ माना जाता था। खबरों के मुताबिक मुठभेड़ की प्लानिंग में अमन दुबे भी शामिल था। यूपी के हमीरपुर में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में अमन दुबे मारा गया। इसके अलावा विकास का सहयोगी और 50,000 का इनामी बदमाश श्यामू बाजपेयी, जहान यादव और संजीव दुबे ये गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने जो हथियार इन बदमाशों ने लूटे थे, उनकी बरामदगी की जानकारी यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी। सुनिए। इनके पास से 2/3 की जुलाई की जो घटना थी, उस दौरान पुलिस की लूटी हुई 9mm की 2 सरकारी पिस्टल, जो कि एक थाना बिठूर और की थी, वो भी बरामद की गई है, तथा 2 अन्य पिस्टल तथा 44 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अब इस जांच के दूसरे सिरे पर आते हैं विकास दुबे की मदद करने वाले पुलिस वालों की जांच। आज खबर आई कि चौबेपुर थाना के प्रभारी को अब हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। चौबेपुर थाना प्रभारी पर ही विकास दुबे को पुलिस एनकाउंटर की जानकारी देने का शक है। इसके अलावा संदेह है कि करीब 200 और पुलिस वालों का विकास दुबे के साथ कनेक्शन था। इसकी जांच चल रही है।
इसके जद में कानपुर में एसएसपी रहे आनंद देव तक आ रहे हैं। आनंद देव की कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिसमें वो विकास दुबे के सहयोगियों के साथ दिख रहे हैं। हालांकि हम इन तस्वीरों की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहले आनंद देव के खिलाफ जांच बिठाई, फिर उन्हें डीआईजी एसटीएफ के पद से हटाया। आनंद देव को मुरादाबाद भेजा गया है जहां वो पीएससी में डीआईजी होंगे। इस तरह के तबादलों को पुलिस की जबान में शंट करना कहा जाता है। कानपुर के एसएसपी दिनेश पी ने चौबेपुर थाने के सभी 68 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया है। सभी को चौबेपुर थाने से हटा दिया गया है और उनकी जगह पुलिस लाइन से नई तैनाती की गई है। और जैसा कि अमूमन ऐसे मामलों में खबरें चलती हैं, इस मामले को लेकर भी कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस से नाराज हैं। अब विकास दुबे पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा, इससे सीएम की नाराजगी बढ़ रही है। लेकिन विपक्ष बस योगी की नाराजगी से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष अनंत देव और जय वाजपेयी की तस्वीरों को मुद्दा बना रहा है और इसे लेकर योगी सरकार पर हमलावर है। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, कई सवाल पैदा हो रहे हैं। किसी बड़ी साजिश का अंदेशा भी हो रहा है। डीआईजी के मुताबिक पुलिस के इंसास और AK-47 हथियार भी बदमाश लूट ले गए थे। सवाल उठता है कि जब पुलिस के पास इस तरह के हथियार थे तो वो बदमाशों का नुकसान क्यों नहीं कर पाए। अगर ये एनकाउंटर ही था तो बदमाशों का नुकसान क्यों नहीं हुआ। लोग सवाल उठा रहे हैं कि किसी भी गैंगस्टर का इस तरह का इतिहास नहीं रहा कि सिर्फ पुलिस की हत्या के इरादे से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए। अक्सर बदमाश पुलिस से बचकर भागते हैं, तो क्या इसमें कोई बड़ी साजिश थी? क्या पुलिस को बंधक बनाकर बदमाशों ने फायरिंग की थी? और ये सवाल तब तक तैरते रहेंगे जब तक ये पता नहीं चलता कि विकास दुबे कहाँ है। अब बात करेंगे केरल गोल्ड स्मगलिंग स्कैम की। ये कहानी सोने की तस्करी की है और इसमें वो सब कुछ है जो किसी फिल्म को हिट कराने के लिए काफ़ी है। एक महिला जो सोने की तस्करी का रैकेट चलाती है, राजनेताओं और अधिकारियों से कनेक्शन रखती है, दुनिया भर में तस्करी के ठिकाने और ढेर सारा सोना। इस स्कैंडल की परतें अभी खुल रही हैं और इसने केरल की पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया। क्या है गोल्ड तस्करी का ये मामला? कस्टम अधिकारियों को जानकारी मिली कि केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर तस्करी का सोना पहुंचने वाला है। कस्टम घात लगाकर बैठा। 3 जुलाई को उसने कार्गो से संदिग्ध पैकेज बरामद किया। इसमें बाथरूम फिटिंग्स थी। इस तरह की तस्करी के मामले वैसे तो अक्सर आते हैं, लेकिन इस पार्सल पर जो पता लिखा था उसे पढ़कर कस्टम अधिकारी चौकन्ने हो गए। असल में ये एक डिप्लोमेटिक पैकेज था जो त्रिवेंद्रम के मनाकाड स्थित UAE कॉन्सुलेट को डिलीवर होना था। चूंकि मामला डिप्लोमेट से जुड़ा था, इसलिए इस मामले में वियना समझौते का पालन करना जरूरी था। वियना समझौता दुनिया भर के डिप्लोमेट्स को मिली छूट को लेकर किया गया है। इसमें डिप्लोमेट्स को एयरपोर्ट पर सामान की चेकिंग, फ्लाइट में सवार होने को लेकर कई तरह की सहूलियतें दी जाती हैं। इस समझौते के तहत डिप्लोमेट के पर्सनल पैकेज की जांच भी बिना सीनियर अधिकारी की अनुमति और कॉन्सुलेट के प्रतिनिधि की मौजूदगी के बिना नहीं की जा सकती। इसलिए इस केस में 2 दिन इंतजार किया गया। कस्टम ने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया, कॉन्सुलेट के प्रतिनिधि को बुलाया। इस पैकेज को लेने कॉन्सुलेट की तरफ से सैरत नाम का शख्स आया। पहले तो उसने पैकेज को चेक न करने का दबाव बनाया, लेकिन जब उसकी नहीं चली और पैकेज खोला गया तो उसमें 30 किलो सोना बरामद हुआ। इसकी कीमत मार्केट में 13 करोड़ रुपए के आसपास है। इस वाकये के बाद, इस जांच के बाद सैरत को फौरन हिरासत में लिया गया। पूछताछ में सैरत ने बताया कि वो कॉन्सुलेट में पब्लिक रिलेशन एडवाइजर है। उसका काम UAE से पैकेज को कॉन्सुलेट तक पहुंचाने का है। कस्टम डिपार्टमेंट का दावा है कि वो इस तरह के 10 पैकेज पहले भी पहुंचा चुका है। सैरत को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उसका कहना है कि इस पूरे रैकेट के पीछे स्वप्ना सुरेश का हाथ है। अब पुलिस ने स्वप्ना सुरेश के घर छापा मारा, लेकिन वो घर पर नहीं मिली। उसे फिलहाल फरार घोषित किया गया है और इस फरारी में ही स्वप्ना ने केरल की राजनीति में भूचाल लाया। केरल की राजनीति में स्वप्ना का नाम आते ही भूचाल कैसे मचा? इसलिए क्योंकि पहले वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में सलाहकार के पद पर रह चुकी थी। उसे सीनियर अधिकारी M शिवशंकर का करीबी बताया जाता है। शिवशंकर न सिर्फ केरल के CM के चीफ सेक्रेटरी हैं, बल्कि IT सेक्रेटरी भी। आरोप है कि शिवशंकर कनेक्शन का फायदा उठाकर ही स्वप्ना IT डिपार्टमेंट में नौकरी हासिल करने में सफल रही थी। हालांकि डिपार्टमेंट ने अनियमितताओं के चलते उसे नौकरी से निकाल दिया था। इन खुलासों के बाद विपक्ष केरल की P विजयन सरकार पर लगातार हमले बोल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि स्वप्ना के खिलाफ पुलिस केस चल रहे हैं, उसके बावजूद कैसे उसे सरकारी नौकरी पर रखा गया। केरल सरकार ने विवादित सेक्रेटरी के शिवशंकर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया। केरल के मुख्यमंत्री P विजयन ने कहा कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं और CBI को इस मामले की जांच करनी चाहिए। CBI जांच की मांग तो कम्युनिस्ट नेता और मुख्यमंत्री विजयन ने कर दी, लेकिन इस बात से वो पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं कि क्रिमिनल केसेस के बावजूद स्वप्ना को केरल की सरकार ने नौकरी पर कैसे रखा।
इन सवालों के जवाब विपक्ष भी पूछेगा और हम भी पूछेंगे। तो गाइस ऐसे ही रिसर्च वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू ऑल।